नेम ऑफ द चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। आसान चैप्टर है, आसान कंसेप्ट है, थ्योरी है, कोई भी इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। और इस चैप्टर को साथ साथ याद भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं टफ जो आपको याद ना हो, इजीली आप साथ साथ याद भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री के अंदर से ही दो वर्ड्स निकल के आते हैं। कौन कौन सा वर्ड है? एक तो है सरफेस, ठीक है, और एक वर्ड है केमिस्ट्री। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी प्रोसेस स्टडी करेंगे जो कहीं ना कहीं किससे डील कर रही है? सरफेस फिनोमिना से डील कर रही है। किससे डील कर रही है? सरफेस फिनोमिना से डील कर रही है। यानी कि किसी भी रिएक्टेंट का किसी दूसरे रिएक्टेंट के सरफेस पे चिपकना, इस फिनोमिना को हम स्टडी करेंगे किस कैटेगरी में? सरफेस केमिस्ट्री की इस पर्टिकुलर कैटेगरी में या इस पर्टिकुलर ब्रांच में। जैसे यहाँ पे हम दो चीजों को बहुत स्टडी करेंगे। एक टर्म होती है एड्सॉर्बेट और एक टर्म होती है आपकी एड्सॉर्बेंट। क्या बोला? पहली टर्म कौन सी है? एड्सॉर्बेट। और दूसरी टर्म क्या है आपकी? एड्सॉर्बेंट। ध्यान रखना, ये वो सब्सटेंस है विच गेट्स एड्सॉर्ब। ये वो सब्सटेंस है जो कि चिपकता है, विच गेट्स एड्सॉर्ब ऑन दी सरफेस। ये वो सब्सटेंस है जो किसी की सरफेस पे जाके चिपकता है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट। और एड्सॉर्बेंट इज दैट सरफेस on which adsorbate gets attached। इसका मतलब ये वो सरफेस है जिस सरफेस पे जाके एड्सॉर्बेट क्या कर रहा है? चिपक रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख रहे हैं, ठीक है। मान लो एक व्हाइट बोर्ड है और मैंने मार्कर लिया और मैंने उस मार्कर से उसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। तो आप मुझे बताइए, जो व्हाइट बोर्ड है ये कैसे बिहेव करेगा? क्या ये एड्सॉर्बेट है या ये एड्सॉर्बेंट है? जल्दी बोलो, व्हाट इज इट? सर बोर्ड। हाँ, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। एब्जॉर्बेंट। वेरी गुड, एड्सॉर्बेंट। ये वो सरफेस है जिसके ऊपर चिपक रहा है। और क्या चिपक रहा है? इस ब्लैक मार्कर की इंक। तो इंक क्या हो गई? इंक हो गई हमारी एड्सॉर्बेट। क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, अब कुछ और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो एक लड़की है, ठीक है, और उस लड़की ने अपने फेस पे कुछ पाउडर वाउडर लगा लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं जाना था, उसने अपने फेस पे क्रीम या पाउडर लगा लिया, ठीक। और ये क्रीम लगा ली मान लो, और जो क्रीम है वो है पॉन्ड्स, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस लड़की का फेस क्या है और पॉन्ड्स क्या है? जल्दी बोलो, फेस क्या है और ये पॉन्ड्स क्रीम क्या है? बच्चों जल्दी बताइए आंसर। अपनी फेस क्या है और जो ये हमने लगाया है, ये बच्ची का चेहरा जो है, ये क्या है? एड्सॉर्बेट कौन सा है और एड्सॉर्बेंट कौन सा है? फेस क्या बना? एब्जॉर्बेट। फेस बना एड्सॉर्बेंट। और पॉन्ड्स की क्रीम क्या बनी? एड्सॉर्बेट। क्योंकि क्रीम जो है वो फेस पर चिपकने वाली है, हाँ या ना? तो फेस वो सरफेस हो गई जिसके ऊपर ये क्रीम जाकर चिपकने वाली है। क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों? एम आई क्लियर टू ऑल? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है सरफेस फिनोमिना से। और सरफेस फिनोमिना का मतलब होता है ऐसे फिनोमिना जहां पे कंसंट्रेशन, ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जिस केस में सरफेस पर ज्यादा हो जाए, या हम कहें जो भी
प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस के दौरान कंसंट्रेशन लगातार सरफेस के ऊपर ज्यादा होती जाए इन कंपैरिजन टू बल्क के। बल्क होता है अंदर की कंसंट्रेशन, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी बढ़ाने की बात हो रही है, सरफेस की कंसंट्रेशन बढ़ाने की बात हो रही है, बल्क की बात नहीं हो रही है। तो जब सरफेस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाए, इट इज मोर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ बल्क, उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको, एड्सॉर्प्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? एडी इस्तेमाल होता है, रखना, एडी स्टैंड्स फॉर एड्सॉर्प्शन, और ए बी जब हम बोलेंगे तो दैट स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हमारा सरफेस प्रोसेस है, और एब्जॉर्प्शन हमारा कैसा प्रोसेस होगा, जल्दी बोलो। एब्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमिना है या फिर बल्क प्रोसेस है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? इज इट क्लियर टू ऑल? क्विकली। यस सर। सर सबको समझ आ एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन बता दीजिए। एड्सॉर्प्शन अभी बताता हूँ, लिखो जरा, आप लोग चाहो तो लिखना। एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, एड्सॉर्प्शन is a surface phenomena in which atoms, ions, or any entity in any form attaches to a given surface, attaches to a given surface। समझ आ रही है बात? क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों? इज इट क्लियर? यस सर। सबको समझ आ गया? तो हमें इससे एक चीज समझ आ गई है कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में एक एड्सॉर्बेट होता है और एक क्या होता है हमारा, एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट क्या होगा, वो सब्सटेंस जो चिपकेगा, और एड्सॉर्बेंट क्या होगा, वो सब्सटेंस जिसके ऊपर आकर एड्सॉर्बेट चिपकेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट। क्लियर टू ऑल? सबको समझ आ गया? चलिए एक क्वेश्चन का और आप अभी पूछता हूं आपसे, लेकिन पहले उससे पहले 2-3 प्रोसेस है वो और समझाता हूं आपको मैं। जैसे ये टर्म पढ़ी आपने एड्सॉर्प्शन, तो आपको समझ आ गया कि ये एक सरफेस प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन जो होगी वो सरफेस पर ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन मोर ऑन सरफेस। किस केस में? एड्सॉर्प्शन के केस में। और एब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन रहने वाली है वो कहां पर होगी, मोर इन बल्क। बल्क में ये कंसंट्रेशन ज्यादा होने वाली है एब्जॉर्प्शन में, और कंसंट्रेशन ज्यादा रहने वाली है सरफेस पर इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन में। जैसे कुछ और अभी एग्जांपल दूंगा, उससे पहले 1-2 टर्म और सुन लो। एक टर्म आती है डीजॉर्प्शन। क्या टर्म है, डीजॉर्प्शन। डी मतलब समझ लो, डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब क्या हो गया, रिमूवल। अब किसको कहां से रिमूव किया जा रहा है ये भी आप समझ रहे होंगे। एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव करना इज नोन एज डिसॉर्प्शन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? क्विकली रेज योर हैंड। एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट की सरफेस से हटाना इज नोन एज डिसॉर्प्शन। क्या ये बात क्लियर है? जैसे उस लड़की ने अभी क्रीम लगाई, और क्रीम लगाने के बाद उस लड़की को बड़ा ही ऑयली स्टिकी सा फील होने लगा कि ये क्रीम अच्छी नहीं है, ये फेस खराब कर देगी। उसने क्या किया, उसने एक कॉटन वाइप लिया और अपना चेहरा उससे साफ कर दिया। ठीक है, तो उसने बेसिकली फेस के ऊपर, फेस जो बेसिकली आपका क्या था, एड्सॉर्बेंट था, उसके ऊपर से किसको रिमूव कर दिया, उसके ऊपर से रिमूव कर दिया उसने फेस क्रीम को। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और फेस क्रीम यहां पर क्या थी, एड्सॉर्बेट थी। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, हाँ या ना? ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। अब इसी से मिलता हुआ एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको?
जॉर्प्शन। जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? जब किसी जगह पर एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो, एडजॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो और एक साथ हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? जॉर्प्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? When adsorption and absorption takes place simultaneously, this process is known as absorption. ये कितने लोगों को क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्विकली टेल, रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया। अवनी, ध्रुव, पलक, अनंत, क्लियर है? सर इसका एग्जाम्पल क्या है? आप देखो, इसका एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपने एक स्कॉच ब्राइट ले लिया, बेसिकली एक स्पॉन्ज ले लिया, ठीक है? इस स्पॉन्ज के, ये स्पॉन्ज आपका हाँ, ये स्पॉन्ज ले लिया आपने और इस स्पॉन्ज के ऊपर आपने क्या किया? थोड़ा सा सोप लगा दिया। क्या लगा दिया? सोप। ठीक है, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, अभी ये कौन सी प्रोसेस है इस समय? ये सोप है और ये स्पॉन्ज है जो इस समय क्या काम कर रहा है? एज एन एड्सॉर्बेंट काम कर रहा है, और सोप जो है वो एड्सॉर्बेट है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अभी कब ये बर्तन धुलने शुरू नहीं हुए हैं, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, अभी बर्तन धुलने शुरू नहीं हुए हैं, ये क्लियर है? तो अभी सोप की कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है? जल्दी बोलो। सरफेस पर सोप ही सोप है, लेकिन टाइम के साथ साथ आप क्या नोटिस करते हो कि जो सोप है वो स्पॉन्ज के अंदर भी होता है और स्पॉन्ज के बाहर भी होता है, हाँ या ना? यस सर। कौन सी प्रोसेस हो रही है साइमल्टेनियसली? इसमें सोप सरफेस के ऊपर भी है और सोप सरफेस के बल्क के अंदर भी है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे? जॉर्प्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। यस। क्लियर टू ऑल? बच्चों बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? खुशी, यहाँ तक समझ आ गया? यस तो सर। अगर आप सोप नहीं भी लेते, आप खाली इसी स्पॉन्ज को, स्पॉन्ज के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स डाल देते, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर डालते, तो धीरे धीरे नोटिस करते, या वाटर के कांटेक्ट में इसको रख देते, तो आप धीरे धीरे नोटिस करते कि पहले पानी सरफेस पे जाता है और फिर टाइम के साथ साथ स्पॉन्ज के अंदर भी पानी चला जाता है और स्पॉन्ज के बाहर भी पानी होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Is it Yes, clear sir. to all? चलिए आगे की बात सुनिए, अगर ये समझ आ गया तो। So this process is known as absorption. When adsorption and absorption are taking place simultaneously, the process is known as absorption. Desorption is the process when we remove adsorbate from the surface of adsorbent. We name the process as desorption. इसके बाद एक और प्रोसेस आती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्लूजन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्लूजन। ऑक्लूजन को समझने के लिए एक बात ध्यान रखना, दिस टर्म इज स्पेसिफिकली गिवन फॉर मेटल्स। किसके लिए? मेटल्स के लिए। हमने क्या किया, एक मेटल सरफेस ले ली, ओके, और इस मेटल सरफेस पे हमने क्या किया, हमने गैस के पार्टिकल्स को, गैस के पार्टिकल्स इसके ऊपर आकर, बेसिकली गैस पार्टिकल्स, क्या गैस, गैस इसके ऊपर आकर चिपकना शुरू हो गई। कौन एड्सॉर्ब हो गया इसके ऊपर? ध्यान दीजिए, गैस एड्सॉर्ब हो गई है किसके ऊपर? मेटल की सरफेस के ऊपर। तो गैस क्या है, याद रखिएगा, एड्सॉर्बेट है, और मेटल क्या है? एड्सॉर्बेंट है। तो स्पेसिफिकली याद रखिएगा, ऑक्लूजन का मतलब क्या होता है? जब गैस आपकी एड्सॉर्बेट स्टिक कर जाए या चिपक जाए किसके ऊपर? मेटल नाम के एड्सॉर्बेंट पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं?
ऑक्लूजन। क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस ऑक्लूजन समझ आ गया सभी को? जल्दी बोलिए, ऑक्लूजन इज क्लियर टू ऑल? अब ये जो बातें हमने पढ़ी, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, ज़ॉर्प्शन, ऑक्लूजन, इसके बाद आता है आपका कि हम आज जो भी बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन की, एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, कहाँ कहाँ पे आपका एड्सॉर्प्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि एड्सॉर्प्शन का इस्तेमाल का बेस्ट एग्जांपल है, ये एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन या फिर यूसेज ऑफ एड्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप जब कोई नया बैग खरीदते हो, जैकेट खरीदते हो, शूज खरीदते हो, आजकल तो ज्यादातर चीजों में एक छोटा सा इस तरीके का आपको पाउच दिखाई देता है ना? इस तरीके का एक पाउच दिखाई देता है आपको छोटा सा, उसमें ना छोटे छोटे जेल्स टाइप के होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिका जेल। यस सर आप बताइए उसका फंक्शन क्या होता है, अगर सुना है तो या देखा है तो? सर मॉइस्चर एब्जॉर्ब मॉइस्चर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि जो ये सिलिका जेल है ये आपका एड्सॉर्बेट है, हाँ या ना? या एड्सॉर्बेंट है? बेट है, ये बेंट है। इस बार ये बेंट बन जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर क्या, बन जाएगा बेट। क्योंकि पानी को ये अपनी सरफेस पर चिपकाने वाला है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? तो सिलिका जेल एड्सॉर्बेंट है और ये वाटर को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करा लेता है, इसका मतलब वाटर क्या हो गया आपका, एड्सॉर्बेट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? वाटर इज एड्सॉर्बेट एंड सिलिका जेल इज एड्सॉर्बेंट। इसीलिए इसीलिए सिलिका जेल का यूज आप कहां करते हो, एज डीह्यूमिडाइजर, यानी कि ये ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए हमारे साथ हमारे पास काम आता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जल्दी यस बोलिए। सर। अब आपने नोटिस किया होगा एक फिनोमिना होता है, हालांकि उसी को बोलते हैं हम लोग वीपिंग ऑफ जेल। वीपिंग ऑफ जेल कुछ भी नहीं है, बेसिक सा फिनोमिना है जो ये बताता है कि जब जेल की सरफेस की, जो सिलिका जेल है इसकी सरफेस पर किसकी ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है। किसकी ड्रॉपलेट्स? वाटर की ड्रॉपलेट्स। तो ऐसा लगता है कि जैसे जेल इज क्राइंग, इसीलिए इस फिनोमिना को हम लोग वीपिंग ऑफ जेल भी कहते हैं। वीपिंग ऑफ जेल क्या होता है? वीपिंग ऑफ जेल, जब जेल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर ड्रॉपलेट्स अपनी सरफेस पर फॉर्म कर लेता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, वीपिंग ऑफ जेल। और ये भी एक एप्लीकेशन है हमारी एड्सॉर्प्शन की। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो हाँ या ना? यस अच्छा चलो, एक एप्लीकेशन जो शायद आप में से कुछ बच्चों को पता हो, जो जनरली कभी गांव वगैरह गए हो ना, तो उन्होंने शायद नोटिस किया हो ये कि गांव में आने वाले पानी को साफ करने के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जिसे जनरली कहते हैं, पानी को साफ करने के लिए आजकल तो ये वाटर टैंक्स का ना जो वाटर स्टोरेज टैंक्स होते हैं, इसका कंसेप्ट बंद हो रहा है। पहले सोसाइटीज में कुछ अभी भी देखे होंगे आपने, कुछ कॉलोनीज में बड़े बड़े वाटर टैंक्स बने होते हैं, बड़ी टंकियां बनी होती है पानी की, है ना? बहुत बड़ी बड़ी, वो एक कॉलोनी में पहले हुआ करती थी, एक कॉलोनी में एक टंकी हुआ करती थी पानी की। और उन टैंक्स के अंदर क्या करते हैं, बहुत स्टोरेज कैपेसिटी, लगभग 50,000 लीटर पानी उसके अंदर स्टोर होता था, हमारा पानी पूरी सोसाइटी के लिए होता था वो। तो उसमें क्या करते थे, इसके अंदर स्टोर करते थे वाटर को, और वाटर को स्टोर करने के बाद उसमें ना लम्प्स मतलब बड़े बड़े टुकड़े किसके डालते थे, एलम के, फिटकरी के उसके अंदर बड़े बड़े टुकड़े डालते थे। अब एलम आप जानते हो ये होता है K2SO4 .Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, इसे हिंदी में कहते हैं फिटकरी। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, पानी में मौजूद जितनी भी गंदगी, गंदगी मतलब दो ही तरह की होगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव।
तो जो ये एलम होता है ना, ये दोनों तरह के चार्जेस प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव भी प्रोवाइड करता है और नेगेटिव भी। तो जो पानी में नेगेटिव गंदगी होगी उसे एलम का पॉजिटिव पार्ट न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो पानी में पॉजिटिव गंदगी होगी उसे मतलब जस्ट वाइस वर्सा, एक दूसरे के जस्ट उल्टा। तो क्या होगा, जो गंदगी होगी वो जब न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो वो हैवी हो जाएगी एंड इट विल सेटल डाउन। तो पानी के इस टैंक के बॉटम में उस पानी की गंदगी सेटल डाउन हो जाती है, और जो वाटर मिलता है हमें, जो रिमेनिंग वाटर है दैट इज क्लियर वाटर, क्लीन वाटर। तो उस क्लीन वाटर को हम सप्लाई कर देते हैं घरों के अंदर। हालांकि 100% क्लीन नहीं होता, मगर काफी हद तक इम्प्योरिटीज से ये पानी फ्री होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी बोलिए, क्लियर है? ओके। इसके बाद आता है आपका, इसकी एक और एप्लीकेशन होती है हमारी एयर पॉल्यूशन मास्क में। एयर पॉल्यूशन मास्क में होता क्या है, एयर पॉल्यूशन मास्क में आप नोटिस कर रहे हैं आजकल जो हमने पढ़ा N95 मास्क जो आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जितना पोर साइज छोटा हो जाएगा मास्क के अंदर तो उतना ही कम चांसेस रहेंगे कोरोना वायरस के एंटर होने के, ऐसा हम पढ़ते हैं। मगर एयर पॉल्यूशन मास्क तो बहुत पहले से बनते आ रहे हैं। उनमें क्या करते हैं एयर पॉल्यूशन मास्क में, मान लो ये एक मास्क है, इस मास्क के अंदर, ये मास्क का फ्रंट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये प्लास्टिक लगाने के लिए हो गया। तो उसने कहा कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहली बात तो इसके अंदर लेयरिंग होती है, कोटिंग होती है। लेयरिंग मतलब कोटिंग। पहली कोटिंग होती है इसके अंदर सिलिका जेल की। किसकी कोटिंग है? सिलिका जेल, फर्स्ट कोटिंग। सिलिका जेल का फंक्शन क्या होगा, जल्दी बोलो। सिलिका जेल विल एक्ट एज व्हाट? डीह्यूमिडाइजिंग, Moisture. ठीक है। कई कई मास्क में सिलिका जेल इस्तेमाल नहीं करते, कई में क्या करते हैं, अंदर इनर लाइनिंग किसकी कर देते हैं, चारकोल के पाउडर की। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। आप लोग नोटिस करते हो कि आजकल टीवी पे ऐड दिखाते हैं कि फेस वॉश आ रहा है जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है, टूथपेस्ट के अंदर चारकोल है। क्या फंक्शन है इसका, खुद सोचो। ये क्या करता है, ये गंदगी को एड्सॉर्ब करता है। ये क्या करता है, गंदगी को एड्सॉर्ब करता है, हाँ या ना? और गंदगी कौन सी? स्मॉलर गंदगी, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, उसे क्या कर लेगा, बहुत आसानी से एड्सॉर्ब कर लेगा इन मेटल की सरफेस, इन रिएक्टेंट्स की सरफेसेस पे। एक्टिवेटेड चारकोल आसानी से एड्सॉर्ब कर लेता है, सिलिका जेल आसानी से एड्सॉर्ब कर लेता है, और पास होने वाली एयर, एयर का साइज बहुत छोटा होता है, गैस ऑक्सीजन का खासकर, तो ऑक्सीजन गैस जो पास होती है वो फ्री फ्रॉम डर्ट होती है। इसलिए हम लोग जब खासकर दिवाली के आसपास कहते हैं कि गैस मास्क पहन लो या एयर पोल्यूशन मास्क पहन लो। कारण क्या है कि जो गैस के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर हैवी पार्टिकल्स हैं मैटर के, तो वो हमारे अंदर इनहेल ना कर पाए हम, इसीलिए गैस मास्क लगाया जाता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और छोटी गैसेस पार्टिकल को वो अलाउ कर देते हैं आगे जाने के लिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बच्चों क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू ऑल। हैंड रेज करें अपने अपने। गुड। अब आगे समझिए, इसकी एक एप्लीकेशन और भी होती है इन प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर की प्योरिफिकेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? शुगर इंडस्ट्री में जब शुगर बनती है तो बहुत ही जब उसकी मतलब लिक्विड फॉर्म होती है शुगर की बनते हुए, तो बहुत ही गंदे फॉर्म में होती है, उसमें बहुत गंदगी मौजूद होती है। उस शुगर के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत ही इम्प्योरिटीज उस शुगर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो उस शुगर को हम क्या करते हैं, एक ट्यूब से पास करते हैं बेसिकली, या एक कंटेनर से पास करते हैं, और उस कंटेनर के अंदर हम क्या करते थे, पहले जो यूज करते थे वी यूज एनिमल चारकोल। क्योंकि जो एनिमल चारकोल होता है ना, पहली बात तो वो बहुत पोरस होता है, उसमें बहुत सारे गैप्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं, और वो होल्स इस तरीके से बनते हैं कि वो बड़ी बड़ी इंप्योरिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हालांकि इस एनिमल चारकोल को बनाते हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हैं, जिससे इसकी स्मेल, इसका टेस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब जो भी इसके अंदर होता है कंटेंट वो खत्म हो गया होता है। तो अब इस शुगर को इसमें से पास किया जा, पहले पास कराते थे। जब पास कराते थे तो क्या होता था कि जितनी बड़ी बड़ी इंप्योरिटी हैं वो सारी इंप्योरिटी ये जो चारकोल है
ये अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता था इसके ऊपर। बात समझ आ रही है? इस चारकोल के ऊपर सारी की सारी इम्प्योरिटी इसकी एब्जॉर्ब हो जाती थी, और फिर जो आगे शुगर निकलती थी दैट इज फ्री फ्रॉम दोज इम्प्योरिटीज, और फिर उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाल के उसको डीकलराइज भी कर लेते थे, और उसको फिर क्रिस्टल फॉर्म में बना के शुगर को आगे जो है भेजा जाता था हमारा। मेरी बात समझ आ रही है? तो प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? एनिमल चारकोल। और वो क्या कर रहा है? सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, पाउडर्ड एनिमल चारकोल बेसिकली। क्या प्रोवाइड कर रहा है? सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है। किसके लिए? एड्सॉर्प्शन के लिए। किसकी एड्सॉर्प्शन के लिए? जो भी इंप्योरिटीज हैं उन इंप्योरिटीज को अपनी सरफेस पे वो एड्सॉर्ब करा लेता है, ताकि जो बड़ी इंप्योरिटीज हैं वो वहीं पे रह जाए और बाकी शुगर का पार्ट जो है वो आसानी से पास हो सके। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को? Yes. ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो ये कुछ हमारी और एप्लीकेशन थी, टाइम टू टाइम हम अभी और भी कुछ एप्लीकेशन बताऊंगा आपको मैं। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि क्या एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एड्सॉर्प्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो क्वेश्चन आता है इज एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एक्सो है या एंडो है? कोई जानता है आप में से? एड्सॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है बच्चों? क्विकली क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने पूछा क्या एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है या एड्सॉर्प्शन एंडोथर्मिक है? सर एंडोथर्मिक। देखो, एंडोथर्मिक तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कारण क्या होता है कि जब भी एड्सॉर्प्शन हो रही है, पहले आप खुद सोचो, बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्म में सोचो इसको। क्यों? ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर इस सरफेस के पार्टिकल्स मौजूद थे, हाँ या ना? अगर कोई नया पार्टिकल आएगा, मान लो ये गैस थी, इसके पार्टिकल इस पे चिपकने आ रहे हैं, तो चिपकने के लिए पहली बात तो जगह होनी चाहिए। और जगह कैसे बनेगी? पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, हाँ या ना बेटे? जल्दी बोलो, हाँ या ना? पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? तभी तो एड्सॉर्प्शन होगी। यस सर। तो जब पुराने बॉन्ड्स, हम जिसे बोलते हैं ओल्ड बॉन्ड्स, वो ब्रेक हो रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं। न्यू बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं। न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। इन दोनों ही प्रोसेस के दौरान क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो प्रोसेस कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है, खाली थॉट प्रोसेस, ठीक है ना। लेकिन इसको एज पर केमिस्ट्री, एज पर लॉज ऑफ केमिस्ट्री, क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। देखो, हम ये जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन तभी हो सकती है जब उस रिएक्शन की डेल्टा जी क्या हो? जल्दी बोलो, उस रिएक्शन की डेल्टा जी क्या हो? नेगेटिव। तभी कोई रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ या ना? Negative. डेल्टा जी का मतलब जानते हो ना? गिब्स फ्री एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, यानी कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए, फिजिबल होने के लिए, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, या कह दें तो रिएक्शन को फिजिबल मतलब होने के लिए, तो वर्ड का इंग्लिश जो है वो फिजिबल होता है। तो किसी भी रिएक्शन के होने के लिए या किसी भी रिएक्शन के प्रोसीड करने के लिए रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना जरूरी है। और रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना तभी पॉसिबल है जब रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अब डेल्टा जी नेगेटिव कैसे हो, इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप जानते हो। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ या ना? ये पढ़ी है इक्वेशन या नहीं पढ़ी है? जल्दी बोलो, ये इक्वेशन पढ़ी है? Yes, sir. थर्मोडायनामिक्स के लॉ है। अब इसमें ये कह रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। चलो अब कुछ मैथ्स लगाना पड़ेगा। हम ये एज्यूम कर लेते हैं डेल्टा एच रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? नेगेटिव है। और हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते तब भी एनर्जी निकलती है, बॉन्ड के जोड़ने पे भी एनर्जी रिलीज होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है।
अच्छा चलो जी, ये बात मान ली, लेकिन एक बात बताओ, गैस के पार्टिकल्स ये वाले ब्लू वाले जब तक ये चिपके नहीं थे तो तब ये ज्यादा फ्री थे, या जब ये चिपक गए तब ये ज्यादा फ्री हैं? किस केस में ये ज्यादा फ्री थे? जब तक चिपके नहीं थे, जब ये चिपक गए तब? बोलिए। यानी कि जब गैस के पार्टिकल्स जब फ्री तक थे, चिपके जब तक गैस के पार्टिकल्स फ्री थे, वो ज्यादा मूव कर पा रहे थे, हाँ है ना? और जब गैस के पार्टिकल्स ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया सरफेस के साथ, तो मूवमेंट क्या हो गई? मूवमेंट क्या हो गई? कम हो गई, मूवमेंट लेस हो गई। क्यों बच्चों? जब गैस के पार्टिकल्स ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया सरफेस के साथ तो मूवमेंट कम हो गई, हाँ या ना? ठीक है, इसका मतलब इसी मूवमेंट को, इसी आवारागर्दी को, गैस के पार्टिकल्स के घूमने को हम एक वर्ड से जानते हैं, इसको बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का हिंदी में अगर हम समझाएं तो इसको कहते हैं घुमक्कड़पन। कितनी ज्यादा गैस के पार्टिकल्स या किसी भी फेज के पार्टिकल्स कितने ज्यादा मूव कर सकते हैं, कितनी उनमें मूवमेंट है। जितनी ज्यादा मूवमेंट है उतनी ही ज्यादा पार्टिकल्स के अंदर एंट्रोपी है। इसको और देसी भाषा में कहें तो भसड़ कहते हैं इसे, यानी कितनी ज्यादा डिसऑर्डर्डनेस है। इंग्लिश में कहें तो एंट्रोपी रिप्रेजेंट्स डिसऑर्डर्डनेस, कि कितने पार्टिकल्स दाएं बाएं भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो अब ये बात हम समझ गए कि जब भी गैस के पार्टिकल आज नहीं थोड़ी देर में या उसके बाद पे जैसे ही सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो रिएक्शन की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? आंसर है एंट्रोपी कम हो जाएगी। अगर एंट्रोपी कम हो गई इसका मतलब वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, हाँ या ना? कितने लोग को ये बात समझ आ गई एंट्रोपी कम हो रही है? प्लीज रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया एंट्रोपी कम हो रही है गैस के पार्टिकल्स की बॉन्ड फॉर्म करने के बाद। बाकी लोग भी हैंड रेज करें क्विकली। अवनी, ध्रुव, पलक, अनंत, वेटिंग फॉर योर आंसर। गुड। अब क्या हुआ? इसकी एंट्रोपी या डिसऑर्डर्डनेस कम हो गई, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अब थोड़ा सा मैथ्स लगाते हैं, और मैथ्स क्या कह रहा है हमको? मैथ्स कह रहा है ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस के बाहर भी क्या लगा हुआ है? नेगेटिव लगा हुआ है। नेगेटिव और नेगेटिव क्या होने वाला? आंसर जल्दी बोलो। ये कुछ ऐसा आने वाला है, ये नेगेटिव और ये वैल्यू पूरी क्या आने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है, हाँ या ना? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। डेल्टा जी यानी कि आंसर में मुझे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तभी तो रिएक्शन होगी, क्योंकि रिएक्शन के होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी जरूरी है? जल्दी बताओ। रिएक्शन के होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होना जरूरी है। अब नेगेटिव तो एक ही शर्त पे होगी, कि पहली बात तो डेल्टा एच नेगेटिव हो, और दूसरी बात मैथ्स के हिसाब से डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से बड़ी हो। क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलो। एक तो रिएक्शन डेल्टा ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एच की वैल्यू जो कि हमारी नेगेटिव होती है, वो तो नेगेटिव मान ही लिया, लेकिन साथ साथ डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड भी टी डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके डेल्टा जी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? नेगेटिव निकल के आएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इससे कंफर्म हो गया कि अगर रिएक्शन, अगर एड्सॉर्प्शन हो रही है तो वो एक ही शर्त पे होगी, अगर एड्सॉर्प्शन होते वक्त एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, तभी रिएक्शन एड्सॉर्प्शन हो पाएगी, अदरवाइज एड्सॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। प्लस एक कंस्ट्रेंट और आ गया हमारे पास, कहीं गलती से ऐसा ना हो जाए कि टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से बड़ी हो जाए। ऐसा तभी पॉसिबल होगा अगर रिएक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? हाई। तो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और रिएक्शन कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर जो रिएक्शन होती है एड्सॉर्प्शन की, वो टेक प्लेस नहीं करती है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एड्सॉर्प्शन टू टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को? जल्दी बताइए। Yes.
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। एड्सॉर्प्शन क्यों एक्सोथर्मिक होती है ये हमने समझा दिया। अब ये देखिए एड्सॉर्प्शन होती क्यों है, पहले तो ये समझ लो, बेसिक पर्पस ये है। एड्सॉर्प्शन इसलिए होती है क्योंकि मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये इसका बल्क है। बल्क मतलब अंदर की कंसंट्रेशन। तो जो पार्टिकल सरफेस के अंदर है उसके ऊपर साइमल्टेनियसली एक साथ कई सारी फोर्सेस लग रही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, लेकिन सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, जल्दी बोलो। सारी फोर्सेस अंदर वाले पार्टिकल यानी जो बल्क के अंदर पार्टिकल है इस पर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस है सारी एक दूसरे को क्या क्या कर रही हैं, काउंटर बैलेंस कर रही हैं, कैंसल आउट। कैंसिल आउट कर रही हैं, काउंटर बैलेंस कर रही है, हाँ या ना। ये जो बल्क में पार्टिकल मौजूद है, बल्क का जो पार्टिकल है इसके अंदर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी क्या कर रही हैं, काउंटर बैलेंस कर रही हैं। इट मींस नो नेट फोर्स इज देयर, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अगर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही इट मींस इसके पास कोई बाइंडिंग एनर्जी ही नहीं है, यानी कि ये किसी से सरफेस पे चिपकने की कोशिश करेगा ही नहीं, क्योंकि आदमी चिपकता कम है। चिपकता कब है, जब उसके ऊपर कोई दबाव डाल रहा हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चिपकने के लिए कोई एक दबाव होना जरूरी है नहीं है, जल्दी बताओ। अरे चिपकने के लिए कोई दबाव होना जरूरी है, हाँ या ना। अब खुद सोचिए, जो पार्टिकल सरफेस पर है, अब इसके ऊपर कहां कहां से फोर्स लग रही है, सरफेस वाली लग रही है, सरफेस वाली लग रही है, नीचे से भी लग रही है, लेकिन ऊपर से तो खाली कोई फोर्स नहीं लग रही। इट मींस इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, हाँ या ना। जल्दी बोलो, इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है नहीं लग रही है? जो सरफेस पे जो पार्टिकल मौजूद है उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, हाँ या ना। इसी अनबैलेंस्ड फोर्स को एक और नाम से हम जानते हैं, इसको बोलते हैं रेसिडुअल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? रेसिडुअल फोर्स। और जो ये रेसिडुअल फोर्स होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है इस पार्टिकल को बाइंड करने के लिए सरफेस के ऊपर। दैट इज हाउ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो ध्यान रखना ये लाइन लिखकर आओगे तभी मार्क्स मिलेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसे हम लोग रेसिडुअल फोर्स भी कहते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ एड्सॉर्बेट on the surface of adsorbent. I hope this concept of adsorption, why the process is happening and why it is exothermic mathematically और conceptually clear हो गया सभी बच्चों को। Please raise your hand. Is it clear to all? Please raise your hand quickly. Few hands are still not up. ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखो देयर आर टू टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या होती हैं टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन की, है ना? दो तरह का एड्सॉर्प्शन का टाइप होता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं, फिजियोजॉर्प्शन। और इसको केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं। याद रहेगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज फिजियोजॉर्प्शन and chemical adsorption is chemisorption. Now let me explain both of them. उससे पहले मैं आपको, इससे पहले कोई पॉइंट लिखूं, पहले मैं एक बात बताने वाला हूं आप लोगों को, आप ध्यान देना। पहले हम बात करेंगे फिजियोजॉर्प्शन की। जब फिजियोजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो मैं एक एग्जांपल लूंगा। एक बोर्ड है मेरे पास या एक दीवार है मेरे पास, उस दीवार के ऊपर मैंने चौक से लिखना शुरू किया या बोर्ड के ऊपर चौक से लिखना शुरू किया, ठीक है जी। दूसरा, अब मैंने उसी बोर्ड के ऊपर जहां पहले ब्लैक मार्कर से लिख रहा था, अब मैं उसके ऊपर ब्लू मार्कर से लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जहां जहां ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर चला हुआ था उसी के ऊपर मैंने ग्रीन मार्कर भी चलाना शुरू कर दिया। चल पाएगा या नहीं चल पाएगा बताओ पहले तो मुझे, क्या ये मार्कर चलेगा या नहीं चलेगा, जल्दी बताइए। चल पाएगा, चल पाएगा, आसानी से चल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि एक के ऊपर एक चला रहा है, मार्कर डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होगा।
ओके, केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ। केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंदर मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे घर के पुराने दरवाजों पे, लोहे वाले दरवाजे जितने भी होते हैं, उनके ऊपर जंग लगी होती है। तो जब जंग लगी होती है तो हम ये जानते हैं कि जिस पर्टिकुलर लेयर पे जंग लगी हुई है, खाली उसी सरफेस पर जंग लगी होती है, उसके अंदर जंग नहीं पहुंची होती, रस्टिंग उसके अंदर नहीं होती, खाली बाहर की सरफेस पे ही होती है। अगर आप उस लेयर को साफ कर दो अपना पेपर से, सैंड पेपर से, और उसके बाद उसे पेंट कर दो, तो वो दरवाजा बच सकता है। ये बात मानते हो, हाँ या ना? ये बात मानते हो, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब जरा कुछ और बात कर लेते हैं। जो वो बोर्ड पर पहले मैंने ब्लैक से लिखा, फिर उसके ऊपर ब्लू से लिखा, फिर ग्रीन से लिखा, अगर मैं डस्टर लूं से साफ करूं तो वो साफ हो जाएगा? जल्दी बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. अगर मैं रस्टिंग वाले को एक कपड़ा लूं और उस रस्ट को साफ करने की कोशिश करूं, तो क्या मेरे पास ओरिजिनली वही दरवाजा, वही लोहे का अमाउंट आ जाएगा जो पहले था? नहीं सर। क्यों? क्यों? क्योंकि लोहे का कुछ अमाउंट, कुछ सरफेस का पार्ट किस में कन्वर्ट हो चुका था? रस्ट में रस्ट कन्वर्ट में। हो चुका था, जो अगर आप उससे साफ भी करोगे तो वो रस्ट की फॉर्म में आयरन का मास कम हो जाएगा जब वो सरफेस से हटेगा। जबकि बोर्ड वाले केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बोर्ड वैसे का वैसा ही है। जो आपने मार्कर लगाया था, आपने साफ किया, मार्कर हट गया। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चंस का जवाब देते जाना। जो मार्कर वाला केस है ना, वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन वाला केस है। इसका मतलब आप मुझे बताओ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है। और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? जल्दी बताओ। इरिवर्सिबल है। दूसरा मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में किसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, किसके बॉन्ड वीक थे, और क्यों थे? फिजिकल के वीक थे। फिजिकल के बॉन्ड वीक थे, इसीलिए प्रोसेस रिवर्सिबल है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। फिजिकल के बॉन्ड वीक थे इसीलिए प्रोसेस रिवर्सिबल थी। बताओ केमिकल के बॉन्ड में क्या होता है? केमिकल के बॉन्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग। और कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है पता है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड लगता है केमिकल एड्सॉर्प्शन में, जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वैन डेर वाल्स फोर्स लगती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड इफ दिस कांसेप्ट इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी लेयर्ड था, कई सारी लेयर्स बन गई थी, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, कुछ भी, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। जैसे ही आपने एक लेयर लगाई, उसके बाद दूसरी लेयर लगाई, तीसरी लेयर लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, इट मींस ये मल्टी लेयर्ड होता है हमारा। दिस इज मल्टी लेयर्ड, हाँ या ना? जी सर। दूसरी बात करें तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में आप नोटिस किया, मैंने कहा कि जब दरवाजे के ऊपर अपर सरफेस पे जंग लगी हुई है तो नीचे वाली लेयर्स पे जंग नहीं लगी होती। अगर आप अपर लेयर को साफ कर दो सैंड पेपर से और उसे पेंट कर दो तो बाकी दरवाजा बच जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? जी सर। इट मींस ये जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है, ये यूनिलेयर है या मल्टी लेयर है? यूनिलेयर। यूनिलेयर है। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना? जी सर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर और केमिकल एड्सॉर्प्शन यूनिलेयर। अच्छा, दरवाजे पे जंग लगने के लिए क्या होना जरूरी है? रस्टिंग के लिए क्या क्या जरूरी है? जल्दी बोलिए, रस्टिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? ऑक्सीजन, आयरन। एयर, वाटर, मॉइस्चर, हाँ या ना? एसिड्स और बेसिस भी कई बार रस्टिंग कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो। मॉइस्चर, एसिड, बेस चाहिए चाहिए, तब जाके रस्टिंग होगी। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, हाँ या ना? सर। ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो दूसरी बात का जवाब दीजिएगा मुझे। उस बोर्ड के ऊपर चाहे आप ब्लैक इंक से लिखो, चाहे रेड इंक से लिखो,
चाहे आप उसके ऊपर क्रेयॉन कलर से लिखो, सारे के सारे साफ तो हो जाएंगे, हाँ या ना? सारे साफ हो जाएंगे, हाँ या ना? यस इट मींस बोर्ड के ऊपर होने वाली उस फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो वो स्पेसिफिक नहीं है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन आपकी स्पेसिफिक है, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है? केमिकल बॉन्ड होने के लिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन होने के लिए रिएजेंट का स्पेसिफिक होना जरूरी है। क्या ये मेरी बात समझ आती है आपको, हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्विकली आंसर। यस फिजिकल एड्जॉर्प्शन को स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है, केमिकल एड्जॉर्प्शन को स्पेसिफिक होना जरूरी है। अच्छा, इसमें ना एक दो पॉइंट्स और हैं, लेकिन वो दोनों पॉइंट्स मैं आपको तब समझाऊंगा। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक देहाती तरीके से, जिससे कहते हैं ना याद करने के लिए, सीबीएसई में नंबर लाने के लिए, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के हमने डिफरेंस लर्न कर लिए कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वीक विंड वॉल फोर्स, केमिकल एड्जॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल, केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है इरिवर्सिबल है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टीलेयर बनता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में यूनिलेयर बनता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होती, केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक होती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल मैं आप लोगों को कराऊंगा इसी फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन को इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको और बारीकी से कैसे समझते हैं। तो मैंने खाली याद करने का तरीका समझाया आपको, लेकिन इसका असल फैक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कंसेप्चुअल इसके पीछे बेसिस होते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के पीछे, वो मैं कल बताऊंगा। मीनवाइल आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे, एनसीईआरटी सरफेस केमिस्ट्री पेज 1, 2 और 3, तीनों पेजेस आप थॉरोली पढ़ लेना। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है जो उन 3 पेजों के अंदर गिवन है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? यस आई होप केमिकल काइनेटिक्स सभी बच्चों ने रिवाइज कर लिया अच्छे से थॉरोली। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनका भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उनकी